हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई के लिए पुलिस अवर निरीक्षक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं या फिर इस बुक के बारे में जिनको नहीं पता हो, आप ध्यान रखिए। कुछ दिन पहले जो पिछले साल जो कही आपका वैकेंसी था, उसी के लिए यह वाला प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया था और काफ़ी ज़बरदस्त वाला रिस्पॉन्स इसका रहा था। आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार मैसेज किया था कि सर इसका क्लास स्टार्ट कर दीजिए, इस बुक से करवा दीजिए। तो आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं, बिहार दरोगा की आप तैयारी कर रहे हो, प्ले लिस्ट आकर चेक करिए, आपके बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। आप लोगों का यह भी डिमांड रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करवाइए, तो आज के इस क्लास में भी डिस्कशन आपको अच्छे से दिया जा रहा है। हर एक सवाल को अच्छे से समझिए। ध्यान रखें, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट अपने आप में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रखता है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, याद करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी याद करिए, करामत अली जौनपुरी। ध्यान रखेंगे, देखिए तायूनी करके जो आंदोलन है ना, वर्ष 1839 ईस्वी सबसे पहले याद करिए। इस ईस्वी में ढाका याद रख लीजिए, ढाका का जो एरिया है यहीं पर हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे, लीडर जो थे, करामत अली जौनपुरी थे। इसके अलावे ध्यान रखें, एक और आंदोलन हुआ था जिसकी की जो मतलब अध्यक्षता है, जो हेड रहे थे ना, ये हाजी शरीयतुल्लाह रहे थे। सवाल है कौन सा, इसके लिए आप याद रख लीजिएगा, फराइजी आंदोलन। फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश करिए हर एक पॉइंट को। फराइजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो हैं, आपको ध्यान रखना है कि हाजी यही शरीयतुल्लाह साहब रहे थे। अहमदिया आंदोलन, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, अहमदिया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मिर्ज़ा गुलाम थे। कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम। अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम आप जानते हो, सर सैयद अहमद खां साहब रहे थे। नंबर सेकेंड पर आइए, दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र का नाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, देवबंद। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दार उल उलूम जो है ना, यह आंदोलन जिसे आप देवबंद आंदोलन के नाम से जानते हो, एक प्रकार का ये कहिए कि मुस्लिम धार्मिक आंदोलन हुआ करता था। नंबर थर्ड है, वेदांत कॉलेज के संस्थापक का नाम। वेदांत कॉलेज के संस्थापक का नाम, ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा। इसके अलावे आ जाइए यहाँ नंबर ए पर, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। सवाल पूछा जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। विवियन डेरेजियो का नाम आपने सुना है, वर्ष 1826 ईस्वी याद कर लीजिएगा। इसी ईस्वी में युवा बंगाल आंदोलन चलाया गया था। विवियन डेरेजियो के द्वारा 1826 ईस्वी में युवा बंगाल आंदोलन चलाया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर जानते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1839 ईस्वी में तत्वबोधनी समाज की स्थापना किए थे। वर्ष 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी समाज की स्थापना किए थे। नंबर 4, रोहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया था? रोहेलखंड में वीर दाऊद व अली मोहम्मद के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सादुतुल्लाह खां, तो ध्यान दें, कर्नाटक में जो स्वतंत्रता की स्थापना है ना, ये यही किए थे। कर्नाटक में स्वतंत्रता की स्थापना सादुतुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। चूड़ामन नाम है, बदन सिंह नाम है, इन्हें भी याद रखिए। भरतपुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना चूड़ामन और चूड़ामन के अलावा जो आपका बदन सिंह दिया हुआ है ना, इन दोनों के द्वारा किया गया था। जरूर से ज़रूर याद रख लीजिए इसे। नंबर 5 पर आइए, अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए थे? नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 बार। अहमद शाह अब्दाली, जो कि इसका जो टाइम पीरियड है 1748 से 67 तक रहा था, टोटल 8 बार ये भारत पर आक्रमण किए थे, जिसमें कि उसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है मराठों पर किया गया था 1761 में। 1700 यहाँ पे 61 आपको ध्यान रखना है। इस ईस्वी में मराठा पर सबसे सक्सेसफुल आक्रमण किया गया था। इसे इतिहास में पानीपत का तीसरा वाला युद्ध के नाम से आप जानते हो। पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में आप इसे जानते हो। इसमें
अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और उसका मूल नाम अगर पूछेगा अहमद खां, आप बता दीजिएगा। मूल नाम अहमद अहमद खां रहा था। किस युद्ध में मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 92 ईस्वी के टाइम में हुआ था। नंबर 7 पर आ जाइए। वर्ष 1824 के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट, आपको ध्यान रख लेना है। 1824 वर्ष 1824 बंगाल के बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया था। इसे ही आप बैरकपुर सैन्य विद्रोह के नाम से जानते हो। इस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट करके थे। यह सवाल बन सकता है कब से कब तक ये गवर्नर जनरल रहे थे? 1823 से लेकर के 28 तक रहे थे। इनके समय में ही पहला वाला आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824-26 के समय में, 1824 से 26 के समय में हुआ था। और इसकी जो बर्मा युद्ध है ना, ध्यान रखिए आंग्ल बर्मा युद्ध जो है पहला वाला, इसकी समाप्ति भी पूछा जाता है 1826 में यानडेन्यूब की संधि के तहत होता है। समझ गए? आ जाइए नंबर 2 पर। बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था, आपको ध्यान हो। चार्ल्स मेंटकॉफ है, इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आ जाइए नंबर 8 पर। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र का नाम, ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है। बिहार सही जवाब है। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बिहार था। यह सवाल बन सकता है कि कब स्टार्ट हुआ था? वर्ष 1914, इसके लिए आपको याद रखना है। नंबर 9 पर। मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। यह कथन किसका है? एनी बेसेंट के द्वारा यह कथन कही गई थी। ध्यान रखें, श्रीमती एनी बेसेंट का ये कथन है। ये वर्ष 1893 ईस्वी में भारत आती हैं और वाराणसी शहर में रहने लगती हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। 1917 ईस्वी में कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता वाले अधिवेशन में। नंबर 10, दिल्ली जो दरबार है दूसरा वाला, इसका आयोजन कब हुआ था? वर्ष 1903, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। पहला वाला फर्स्ट वाला दिल्ली दरबार होता है वर्ष 1877 में, लॉर्ड लीटन के समय में, याद रखिए लीटन के समय में। दूसरा वाला होता है वर्ष 1903 में, कर्जन के समय में। और 1911 में होता है तीसरा वाला। सवाल पूछा जाएगा किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग, आपको याद रखना है। हार्डिंग कौन सा? सेकेंड। लॉर्ड हार्डिंग के समय में वर्ष 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार होता है। दूसरा वाला कब हुआ था? 1903 कर्जन के समय में। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। आप लोग अगर कहिएगा तो इससे ज़्यादा वाला डिस्कशन दिया जा सकता है। इतना ज़बरदस्त डिस्कशन होगा कि आप लोग कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन कौन करवाता है, इसीलिए थोड़ा सा कम करके ही करवाया जा रहा है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलेरियस को जाता है। वे किस देश से संबंधित थे बताएं? ए राइट आंसर जर्मनी के थे। ध्यान रखें सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस करके हैं। इन्होंने इतिहास को पढ़ने में सुविधा हो इसलिए ना इसको 3 दृष्टिकोण में, किसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत में बांटने का, आधुनिक में बांटने का काम किया है। ध्यान रखिएगा सेलेरियस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका संहिता। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से अगर पूछेगा संहिता कहते हैं। नंबर 13, कोट दीजी के खोजकर्ता का नाम, सही जवाब हो जाएगा क्या? कोट दीजी, ऑप्शन नंबर सी फजल अहमद के द्वारा। कोट दीजी सिंध प्रांत के खैरकपुर नामक, खैरकपुर ने मतलब खैरपुर है, भावनाओं को थोड़ा सा समझते चलिएगा, है ना। खैरपुर में हुआ था, खैरपुर नामक जगह पर किया गया था। इसके खोजकर्ता फजल अहमद थे। किसी एक जो इस तरह का जो सवाल है ना, एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है? अरिष्टनेमी, भी सही जवाब। जैन धर्म के 22वें नंबर के तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। इनका संबंध भगवान कृष्ण से बताया गया है। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है
शंख बता दीजिएगा। 21वां जो थे नामी थे, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो क्या था, सिंह रहा था, ध्यान रखें। कौन सा ग्रंथ यह बताता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था? यहाँ पे ए राजतरंगिणी से पता चलता है, ध्यान रखेंगे। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है। अर्थशास्त्र की जो रचना है कौटिल्य ने किए थे। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में यह बटा हुआ है। प्रकरण में कौन सा? अर्थशास्त्र। किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? जिहाद का नारा खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। इसी के दौरान ना जिहाद का नारा दिया गया था बाबर के द्वारा। पानीपत का पहला वाला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें बाबर की जीत होती है। इसी युद्ध से कहिए दिल्ली सल्तनत का जो पतन और मुगल वंश की स्थापना चालू हो जाता है। चंदेरी का युद्ध दिया हुआ है। चंदेरी का युद्ध ना 29 जून 1528 को होता है। 1528 को होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर इसमें जीतता है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगान के बीच में होता है और इसमें भी बाबर की जीत होती है। अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बना लिया था? ऑप्शन नंबर डी 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। गुरु नानक किस मुगल बादशाह का समकालीन था? यहाँ पे थोड़ा सा पहले समझिए। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक साहब। इनका जन्म होता है 1469 ईस्वी में, 1469 में। कहाँ पर होता है? रावी नदी के तट पर होता है। तट के पास में एक गांव है जिसका के नाम है तलवंडी नामक गांव में होता है। और इनका निधन होता है 1539 में। देखिए डेट आप आराम से याद रख सकते हैं। इनका जो जन्म है 1469 में होता है, ठीक है। और मृत्यु जो है, इनका निधन जो होता है, ये होता है 1539 में। 69 याद रख सकते हैं। ये ना मुग़ल बादशाह जो बाबर थे, बाबर इनके समकालीन थे। साथ ही साथ हुमायूं इनके भी समकालीन थे। अब यहाँ पे आप एक बात और समझिए। बाबर का 1526 से 30 समय रहा था शासन का, और हुमायूं का रहा था 1530 से लेकर के 40 तक में। इसे भी आप याद रख लीजिएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या करना होगा? डी टिक करना होगा। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद खानदेश की स्थापना किया था किसने? अहमद राजा फारूकी। आपको ध्यान रखना है। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार अहमद राजा फारूकी थे। इन्होंने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना कर लिया था। 1382 में खानदेश की स्थापना की गई थी 1382 में। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तालीकोटा को ही बन्नी हट्टी कहा जाता है, बन्नी हट्टी का युद्ध, या फिर राक्षसी युद्ध कहिए, राक्षसी तगड़ी कहिए, कहा जाता है। सवाल बनता है कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को होता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। नंबर 21, तेलंगाना किन राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती है? बताइए। तेलंगाना के बारे में बताना है, वह कौन से राज्य हैं जिनके साथ सीमा नहीं बनाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तेलंगाना राज्य का गठन पूछा जाता है कब हुआ था? 2 जून 2014 को इसका हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सीट इसमें पूछा जाता है 17 है, राज्यसभा का 7, विधानसभा का 119, विधान परिषद की पूछेगा तो संख्या 40 है। यहाँ पर बागीचों का शहर कहा जाता है किसे? यहाँ पे आपका बी राइट आंसर, बागीचों का शहर होता है बेंगलुरु। रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 1964 में। समझिए, रेड डाटा बुक का मतलब होता है वैसा बुक जिसमें कि सारा डेटा रखता है जो लुप्त प्राय प्रजाति, मतलब पेड़ पौधा पक्षी वगैरह होता है, इसी के बारे में है। सबसे पहले वर्ष 1963 ईस्वी में ना सर पीटर स्कॉट नाम था, सर पीटर
सर पीटर स्कॉट। इन्होंने रेड डाटा बुक के बारे में सोचा, कल्पना किया, इसका कहिए कि तैयार किया था सारा कुछ, और 1964 में पहली बार ये प्रकाशित होता है। नोंगर वाइलिम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मेघालय में। लैंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपको बताना है सी सही जवाब। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। बैतूल शहर स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपको बताना है ए राइट आंसर। बैतूल है कहाँ? ताप्ती नदी इसके लिए सही जवाब होगा। बैतूल मध्य प्रदेश राज्य में ताप्ती नदी के निकट में ही, नदी के तट पर कहीं स्थित है। गोरखपुर, चलिए रहने दीजिए। देखिए नेक्स्ट, बाणसागर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? छत्तीसगढ़, डी राइट आंसर। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण एवं मरम्मत क्षमता वाला शिपयार्ड कौन सा है? ए राइट आंसर, कोचीन सही जवाब हो जाएगा। देखिए 1972 वर्ष 1972 में यह स्थापित हुआ था। कौन सा? कोचीन शिपयार्ड, केरल में है। यहाँ भी यह भी आपको ध्यान रख लेना है। किस तकनीकी संस्थान में देश का पहला इंजन थॉम्सन को संरक्षित किया गया है? सी राइट आंसर, आईआईटी रुड़की में किया गया है, ध्यान रखेंगे। नंबर 30 है, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जानते हैं? मोटर गाड़ी उद्योग, ए राइट आंसर है। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। मैग्नाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? ए राइट आंसर। कहाँ पर है? उत्तराखंड, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बी राइट आंसर, हैदराबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है कासरगोड, कहाँ पर है? कासरगोड में है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, राजमुंदरी में स्थित है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत नदी कौन सा है? 33 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए समझ लीजिए, पुलिकट झील का विस्तार ना आंध्र प्रदेश में भी है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में 84% के आसपास है। फिर आपका तमिलनाडु में है जो कि 16% में आता है। इसके अलावा आप ले लीजिए, मतलब इन दोनों में आता है, 84-16 हो गया 100%। यह एक लैगून झील है। यहाँ पे आप और ध्यान रखें, इसको जल की प्राप्ति ना अरानी, कालंजी, स्वर्णमुखी इन सभी नदियों से होती है पुलिकट झील को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है, इनमें से सभी सही जवाब है। तिहाई मुख बांध किस नदी पर स्थित है? बराक नदी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तिहाई मुख बांध किस नदी पर? बराक नदी पर है। जोजिला दर्रा हिमालय के किस भाग में स्थित है? 35 का यहाँ पे आपको ना इन सब में से डी टिक करना है, नन, यानी कि जोजिला दर्रा ना वृहत हिमालय, आप याद रखिए, वृहत हिमालय में अवस्थित है। नंबर 36, 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में होता है, इसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का प्रावधान? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338 के ख में जोड़ा गया था, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पर। पंगु सत्र संबंधी प्रावधान विश्व के एकमात्र किस देश में है? अमेरिका, बी राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है? बताएं। त्रिपुरा में है, इन सब में से नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में नहीं है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का जो श्रेय है ये किसे जाता है? नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह ठाकुर, आपको याद रख लेना है। वर्तमान में जो राष्ट्रगान है ना, इसका जो संगीत वाला धुन है, इसका बनाने का श्रेय पूछेगा, राम सिंह ठाकुर को जाता है। अनुच्छेद 19 निम्नलिखित हो सकता है? ए राइट आंसर। बाह्य आपात, ध्यान रखिएगा, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, इनके आधार पर अनुच्छेद 352 आपको जरूर याद होगा, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। चलिए बताइए, मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? श्री सेशन, आपको जरूर याद रखना है। देखिए श्री टी एन सेशन था, ये ना
90 से 96 तक का टाइम पीरियड इनका याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता के क्रम पर मतलब कहिए कि रखने का सिफारिश ये किए थे। देश के प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, नाम है ना याद, ये ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन साहब रहे थे ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ई देख लीजिए, 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। 163 अनुच्छेद जो है कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्य से सलाह और सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 164 क्या कहता है, याद करिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ध्यान है ना। अनुच्छेद 166, इस अनुच्छेद से हमें राज्य की सरकार के कार्य संचालन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अनुच्छेद 65 याद करिए क्या है, 65 मतलब 165। कभी कभी किसी वर्ड पे फोकस ना करके मतलब खुद से भी देखिए, एक जैसे 65 कहा गया तो 65 नहीं मानना है, 165 दिया हो 165 के ही बारे में कहा जा रहा है। प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। किसके तहत? 165 के तहत। तमिलनाडु राज्य की विधानसभा में कितने सीटें हैं बताइए, कितना है? 234, डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन हुआ, ऑप्शन नंबर बी 1985 में, 1985 में होता है, ध्यान रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 323 का ए है ना, इसी के प्रावधान के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में किया जाता है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? याद करिए फटाफट, राजीव गांधी रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस उच्च न्यायालय ने 1997 यानी कि 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? 45 का आपको डी बताना है। केरल हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से की गई है? यहाँ पे आप 46 का सही जवाब आपको 1976 से सी ध्यान रख लेना है। बताइए भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? इन सब में से अविश्वास प्रस्ताव का नहीं किया गया है, बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में विश्वास प्रस्ताव, विपक्ष का नेता और महाभियोग प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। समझ सुनाई दिया? अच्छे से समझे आप क्या कहा गया? विश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान रखिए इस चीज़ का, इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? 75 का 3 आपको ध्यान रखना है। फिर 75 के 1 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। 75 के 2 में क्या है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। 75 के 3 में आपने देखा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 75 का 4 के तहत कोई भी मंत्री अपना पद त्याग करने से पहले राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने, मतलब त्याग नहीं, 75 के 4 के तहत ना, कोई भी मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के समय भारत के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। ज्ञानी जैल सिंह साहब रहे थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? बी राइट आंसर 41। 15 अगस्त का डेट आप याद रखिए, 15 अगस्त 1995 ईस्वी से प्रभाव में आया था राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधान के तहत आया था। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सवाल को समझिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चंस का जो सेट दिया गया है ना, उसमें ना 84-85 के आसपास ऐसे कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को दिया जा चुका है और यहाँ से सवाल पूछा जाता है। 2005 ईस्वी में आया था, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अधोलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है? ए राइट आंसर, HF राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है? ए राइट आंसर, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। निम्न में से किसका प्रयोग मतदाता के स्याही बनाने के लिए किया जाता है? वो जो फिंगर पे लगाया जाता है, ध्यान है ना, उसके लिए। सिल्वर नाइट्रेट, ए राइट आंसर आपको यहाँ पे बता देना है।
सिल्वर नाइट्रेट को लिखते कैसे हैं, AgNO3 होता है इसका फॉर्मूला। ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है, ए राइट आंसर, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के इन सब में से ऑप्शन नंबर सी संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कैसा, उल्टा आपको बताना है। जब जल को 0 से 100 यहाँ पे लिखा है डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है और फिर बढ़ता जाता है। 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है। बताइए कि वेंटूरीमीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ना बर्नौली के सिद्धांत पर, ए आपको टिक कर देना है। विचार करिए, इन सब में से विचार करके बताइए कि कौन सा कह रहा है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का भाग है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बता देना है, मनुष्य का हाथ और चिमटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बताइए कि ताप में वृद्धि होने पर वायु में ध्वनि की चाल में क्या होता है, 61 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए ध्यान रखें, प्रति 0 डिग्री वायु के तापमान में वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहिए या फिर 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही जवाब है। निम्न में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कार्बन हो जाएगा सही जवाब। नंबर 63 बताइए, रक्त में लाल रक्त कण की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर, बिल्कुल सही जवाब। देखिए लाल रक्त कण इसे क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं ना, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, ए राइट आंसर, H5N1 आपको ध्यान रख लेना है, H5N1 सही जवाब है। नंबर 65, रक्त का पीएच बताइए कितना होता है, यह भी क्लास दिया जा चुका है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 7 या 7 से अधिक तथा 8 से कम आपको बताना होता है, 7.4 के आसपास रहता है। बताइए पायरोडॉक्सिन को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विटामिन B6 कहते हैं, विटामिन B6 ध्यान रखेंगे। अच्छा विटामिन B6 यानी कि जो पायरोडॉक्सिन है इसका स्रोत क्या क्या होता है, इसका स्रोत होता है दूध, मांस, सब्जी। रोग क्या क्या होता है, एनीमिया, त्वचा रोग, ध्यान रखिएगा। जैसे विटामिन B1 दिया हुआ है, ये इसमें कौन सी बीमारी होती है, बेरी होता है, ये किस चीज़ से मतलब मिलता है, स्रोत इसका क्या है, फल, चावल, आलू, मूंगफली। विटामिन B2 को देखिए, बताइए तो इसका स्रोत क्या क्या होता है, विटामिन B2 जिसे आप क्या कहते हो, राइबोफ्लेविन कहते हो। हरी सब्जी, अंडा, दूध होता है, इसमें क्या बीमारी होता है, त्वचा का फटना होता है, विटामिन B12 को याद करिए। साइनोकोबालामिन कहते हैं, स्रोत है इसका दूध, मांस, कलेजी। रोग होता है एनीमिया, पांडु रोग होता है। चलिए बताइए थाइमस हार्मोन का कार्य क्या है, थाइमस हार्मोन का कार्य है वृद्धि करने में, लैंगिक परिपक्वता करने में और लिम्फोसाइट के निर्माण में थाइमस हार्मोन का काम आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टिक करिए। नंबर 68 बताइए, निम्न में से किसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है, कंकाल तंत्र, ऑप्शन ए मछली में। कंकाल तंत्र कहाँ पर, मछली में पाया जाता है, लेकिन कुछ मछलियों का अंतः जो कंकाल है केवल उपास्थि का बना होता है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे आराम से रट्टा मार के याद कर लीजिए। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है, मायोसिस के द्वारा होता है, जिसे आप अर्धसूत्री विभाजन कहते हो। शुक्राणु और अंडाणु का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। एस्फिक्सिएशन रोग किसके कारण होता है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, एस्फिक्सिएशन रोग होता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक अमलगम यानी कि सरस नहीं बनाती है, डी राइट आंसर, लोहा आपको ध्यान रखना है। गन मेटल मिश्र धातु होता है, गन मेटल ऑप्शन नंबर डी
तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु होता है, ध्यान रखिएगा, गन मेटल, ठीक है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बताइए। जंग लगने पर लोहे का भार। चलिए यह सवाल आप लोगों के लिए क्यों ना छोड़ दिया जाए, जरा सा देखें आप लोग कितने अच्छे से तैयारी कर चुके हो, कमेंट करके बताइए। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित या फिर परिवर्तित होगा, क्या होगा, नहीं होगा, नहीं पता, आप कमेंट करके बताइए। केपलर के महाकाशिक काशीय गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से माध्य दूरी r किस प्रकार कक्षीय गति t परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना है। देखिए ये जो 73 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका जो राइट आंसर है नेक्स्ट वाली क्लास में जवाब बता दिया जाएगा, लेकिन जिनको भी जो भी राइट आंसर पता हो जरूर कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए यहाँ पे बताइए कौन सा सम्मेलन है, प्रोटोकॉल है, कब हुआ था, कमेंट करके अपना राइट आंसर सोच के मन में। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि देखिए कहने का मतलब क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये 1987 में हुआ था, ठीक है। रियो शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होता है, 1992 में होता है, ध्यान रखिएगा। रियो अर्थ समिट आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे क्योटो शिखर प्रोटोकॉल कब होता है, 1997 में होता है। क्योटो कहाँ पर, जापान में है, ठीक है। और सतत विकास सम्मेलन जो है ये कहाँ, वर्ष 2002 में होता है। यहाँ से मैथ्स का सवाल है, आप लोग चाहें तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर 76 का ए राइट आंसर, 77 सॉल्व करिएगा डी आएगा, 78 को सॉल्व करिए ए राइट आंसर, 79 को करिएगा फिर से ए। नंबर 80 को यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, √2 कह रहा है एक सम संख्या है, इसे आप ध्यान रखें, √2 एक अपरिमेय संख्या होता है और यह सम संख्या नहीं है, ध्यान रखें। चलिए नंबर 81 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। 81 का आपको यहाँ पे नागालैंड ए राइट आंसर दिख रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। नंबर 82, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में परिभाषित किया गया था। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नर्कसे से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। नंबर 84 का निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 84 का सामाजिक असमानता आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नंबर 84 के बाद आ जाइए 85 पर, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। निसार बी राइट आंसर हो जाएगा। नासा और इसरो दोनों का ही शब्द मिला के निसार बना है। बताइए हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर फॉक्सिन गैस का पता लगा लिया। फॉक्सिन गैस ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर, शुक्र ग्रह पर लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है किसने, ऑप्शन नंबर सी, वाल्टेरी बोट्टास ने। 16 जुलाई 2021 को बताइए सुरेखा सीकरी का निधन हो जाता है, वे क्या थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्या थी, अभिनेत्री। अप्रैल 2021 में कहाँ पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पूल खोला गया है, जरूर याद रख लीजिए कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल में खोला गया है। 14 मई 2021 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला का नाम बता दीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मालेरकोटला। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यह भी करेंट अफेयर्स है, ध्यान रखेंगे। मई 2021 में सुर्खियों में रहे अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार विश्व के पहले मानव रहित पोत का नाम बता दीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैफ्लोवर 400। मैफ्लोवर 400 जो है ना, मई 2021 में ये सुर्खियों में था क्योंकि अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार किया गया विश्व के पहले मानव रहित पोत। समझ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, इसीलिए डी आपको याद रखना ही रखना है। 92 पर आइए, 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर संपन्न होता है, रोम बताएंगे। 12 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2021 के मध्य में पश्चिम बंगाल में वन विभाग द्वारा पहली बार जल पक्षियों की गणना की गई है। इस जनगणना के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन कह रहा है सही नहीं दिया हुआ है। यह जनगणना 35 विभिन्न स्थानों पर की गई है, गलत है। यह ना 35 को कट करके 54 कर लीजिए, सही जवाब हो जाएगा।
इस गणना में सुंदरबन सहित इस राज्य के आर्द्रभूमि के जल पक्षियों की गणना की गई। अब तक पक्षियों की 65 प्रजाति पाई गई। पहली बार सुंदरबन के काले गले वाले गिरी पक्षी का भी पता लगाया गया। नंबर 94 कह रहे हैं हाल ही में किस राज्य ने पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल ने खोला 2 मई 2021 को। चलिए इस सवाल को बस छोड़ देते हैं। हाँ, इसे आप देखिए तो 10 मई 2021 को अगर पूछेगा असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा पद ग्रहण किए, तब आपको ऑप्शन नंबर सी हेमंत बिश्वा शर्मा बताना है। 11 से 13 जून 2021 के मध्य में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन पूछ रहा है। कहाँ पर? 47वां वाले के बारे में पूछ लिया ना, कार्बिस बे कार्निवाल, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नंबर 98 पर जून 2021 के बारे में सवाल है। नंबर 99 है। चलिए देखिए इन तीनों सवाल को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका लेटेस्ट डेटा आ चुका है, इसीलिए इस सवाल को यहाँ पे रहने दिया गया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपके बिहार दरोगा के लिए अच्छा रहा होगा।